यस, चलिए जी। तो आज का टॉपिक है हमारा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो बीआरएस वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट, सबसे आसान टॉपिक है आपके सीए फाउंडेशन का। पूरी सीए फाउंडेशन में सबसे आसान टॉपिक मैं बीआरएस को ही बोलता हूँ। वाकई में आसान है ये, प्लस इंपॉर्टेंट बहुत है। अब हर बार इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मतलब 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन है इसमें। 4 नंबर के भी है, 5 के भी है, 8 के भी है, 10 के भी है। तो आप ये समझ लो, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, चाहे 4 में मिले, चाहे 5 में मिले, चाहे 10 में मिले। और बेहद आसान है। क्लास 11th में भी पढ़ा आपने और अभी भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, वही सारी बातें हैं, कोई ऐसी नई बातें नहीं है। कुछ कुछ बातें आपको बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह ध्यान रखनी होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन अच्छी होती हैं जिसको आपको फोकस करना होता है। तो वो सब चीजें हम देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा बीआरएस। लिखिए जी, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम उठाते हैं आरटीपी। आरटीपी, आरटीपी में 24, आरटीपी में 24। मैं चाहूं तो इसे आपको प्लस माइनस करके भी समझा सकता हूं कि भाई यहीं पर ही लिख दूं प्लस माइनस, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो हम इसको प्रॉपर ही सॉल्व करेंगे। तो आपको भी मेरे साथ साथ बैठ के प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो प्लस माइनस तरीका भी मत करना, प्रॉपर सॉल्व करना। प्लस माइनस तरीका जब आप रिवीजन कर रहे होते हो ना, तब आप फॉलो कर सकते हो कि भाई वहीं पर ही आपने प्लस माइनस लिख दिया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि भैया फुल फ्लैज आपको काम करना है। ठीक है, आइए जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाओ। ऑन 31 दिसंबर 2023, बैंक स्टेटमेंट ऑफ समर एंड कंपनी वॉज शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 105980। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको सर? बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है। तो बताओ, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस, तो वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है सर? आपका क्रेडिट होता है। और जो कैश बुक होती है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? आपका डेबिट होता है। मतलब कैश बुक और पासबुक आप कैसे हो सर? उल्टा होगा, उल्टी चलती है कि पासबुक में अगर फेवरेबल है तो वो क्रेडिट है, इसका उल्टा कैश बुक में अगर फेवरेबल है तो क्या है? डेबिट है। ठीक है, दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, तो मैच नहीं हो रही है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स निकले आपके, 1 2 3 5 6 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, a deposit of 30825 made on 29 December had not been credited by bank until 31 December। अब ट्रांजेक्शन को ना मूवमेंट करके समझा करो कि सर डिपॉजिट करा 29 दिसंबर को, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर 2023। मतलब हमने बैंक में पैसा जमा कराया, हमने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, तो हमारी कैश बुक तो बढ़ी हुई है। हमने कैश बुक के बैंक कॉलम को तो बढ़ा रखा है कि भाई बैंक में जमा कराई थी, तो कैश बुक हमने क्या करा? कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया। लेकिन बैंक में वो पैसा 31 दिसंबर तक नहीं आया है, तो ये पोजीशन है। कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक में कुछ नहीं हुआ। कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक में कुछ नहीं हुआ। अब आपको चेक करना है कि मेरे हाथों में क्या है। मेरे हाथों में पासबुक है या कैश बुक है? सर मेरे हाथों में पासबुक का बैलेंस है, तो मैं पासबुक में ही तो प्लस माइनस कर सकता हूं। तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी पासबुक को ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट, चेक इशूड फॉर 48,400 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 दिसंबर। चेक इशू कर दिए, चेक इशू करे तो मेरी कैश बुक कम हो गई, लेकिन बैंक में से वो पैसा डिडक्ट नहीं हुआ।
टिल 31 दिसंबर। तो क्या पोजीशन है, ये पोजीशन आ रही है कि मेरी कैश बुक तो कम है लेकिन पासबुक में से अभी वो अमाउंट डिडक्टेड नहीं है। हाथों में पासबुक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लेस करना पड़ेगा, लेस। On 25th September 2023, firm had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 25,000 on 10th of each month commencing from October 2023। तो वगैरह अक्टूबर 2023 से हर महीने की 10 तारीख को एक ईएमआई कटती है 25,000 रुपए की। हम कहां पर खड़े हैं, हम 31 दिसंबर पे खड़े हैं, तो यानी कि कितनी ईएमआई जा चुकी सर, 10 अक्टूबर की, उसके बाद 10 नवंबर की, उसके बाद 10 दिसंबर की। तो वी कैन से सर 3 ईएमआई जा चुकी है। कितनी ईएमआई जा चुकी है, 3 ईएमआई जा चुकी है 25,000 की। तो टोटल 75,000 रुपीज जा चुके हैं। फॉर दिस ट्रांजेक्शन नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। ठीक है, मेरे बैंक से तो, ये बैंक है, मेरे बैंक से तो 75,000 कट चुके, लेकिन कैश बुक में अभी तक एंटर नहीं हुआ। तो क्या कर सकता हूं मैं, हाथों में पासबुक है, ऐड करना पड़ेगा प्लस। अ कस्टमर of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 2 lakh paid the firm a check on 22nd December। एक कस्टमर था, 2 लाख रुपए उससे लेने थे, 4% का कैश डिस्काउंट, तो सर 2 लाख का 96% निकाल दो। 192 का चेक, 192 का चेक मिल गया, कब मिल गया, 22 दिसंबर को मिल गया। द कैशियर erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book। कैश बुक, कैशियर ने क्या करा सर, कैशियर ने कैश बुक में पूरा ही अमाउंट एंटर कर दिया, जबकि कैश बुक में एंटर होना चाहिए था 192 का अमाउंट, क्योंकि बैंक में 192 आया है तो कैश बुक में 192 आना चाहिए था, लेकिन कैश बुक में पूरा अमाउंट एंटर हो गया, यानी कि पूरा 2 लाख एंटर हो गया। तो कैन वी से कि सर 8,000 रुपए एक्सेस कैश बुक में एंटर है। यस, 8,000 रुपए से मेरी कैश बुक बढ़ी हुई है, ये कैश बुक बढ़ी हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 8,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, then bank charges amounting to 1250 had not been entered in the cash book। बैंक चार्जेस सब बैंक से डिडक्ट हो गया, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा आपको, कैश बुक में अभी एंटर नहीं हुए तो क्या करना पड़ेगा आपको, पासबुक बढ़ानी पड़ेगी। और लास्ट, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 25,000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, तो पासबुक बढ़ गई, पासबुक क्या होगी सर, बढ़ गई। तो क्या करना पड़ेगा सर, कैश बुक में कुछ नहीं आया तो बैंक कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। प्रिपेयर द बीआरएस ऑन 31 दिसंबर 2023। ठीक है, चलो इसको एंट्री को फेयर कर लो फटाफट। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इस चैप्टर में, हर चैप्टर में मैटर करती है, लेकिन क्योंकि ये आसान चैप्टर्स होते हैं तो इनमें तो बहुत मैटर करेगी। ये हमारा आरडीपी में 24। क्वेश्चन 5 पहले लिखते हैं सर किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ समर एंड कंपनी। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस। एज ऑन 31 दिसंबर 2023। अच्छा, कल मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास रख सकता हूँ, बताना। कल मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास रख लूँ, बोलो क्या। अच्छा, तो मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी, तो थोड़ी लेट रख लूँ। तो लेट एक काम करते हैं,
10:30 रख लूं? ठीक है, तो मॉर्निंग में 10:30 का टाइम है कल, ठीक है, क्योंकि अभी बीआरएस के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो मॉर्निंग में 10:30 का टाइम है, क्योंकि कल मैं शाम को नहीं ले पाऊंगा, तो मैं छुट्टी नहीं करना चाहता, सुबह रख लूंगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। शुरुआत में क्या दे रहेगा आपको सर? बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल यानी क्रेडिट बैलेंस 105980, ठीक है। नाउ अभी इन एंट्री को डालो आप, ऐड। अब इससे आपको ये पता लगेगा कितनी ऐड वाली है, कितनी लेस वाली है। ऐड वाली 1 2 3 4 एंट्री है, तो पहले ऐड वाली पकड़ लो। ऐड वाली पहली एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री थी, इसमें था डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड, 30825। प्रेजेंटेशन यही रखनी है आपको, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, डिटेल में आपको ऐड वाली एंट्री लिखनी है पहले टोटल करके, फिर लेस वाली लिखनी है, फिर अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो ये होगी पहली एंट्री। तीसरी एंट्री, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नॉट recorded in cash books, not recorded in cash book, 75,000। फोर्थ एंट्री, एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना? 8,000 रुपये एक्सेस रिकॉर्ड किया गया, ये भी हो गया। और फिफ्थ एंट्री, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1250। 115 075, ठीक है। लेस, लेस की एंट्री, पहले एंट्री नंबर 6, डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 25,000। सेकेंड, check issued not yet presented 48,500, $73,400।
147,655, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, तो दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट, आरटीपी सितंबर पे आते हैं, आरटीपी सितंबर 24। क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 24, क्वेश्चन नंबर 5। According to the cash book of Mihir, there was a balance of 445 in his bank on 30 जून 2024। कैश बुक का बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ मिहिर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 445 इन हिज बैंक ऑन 30 जून। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बैंक बैलेंस दे रखा आपको ये, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कैश बुक के हिसाब से बैंक में ये बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। सर इस लाइन का मतलब ये हुआ कि से कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसका बैलेंस दे रखा है आपको, जो 445 का बैलेंस दे रखा है ये कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस है, ठीक है। तो 445 दे रखा है आपको, कुछ नहीं बोला तो फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये कुछ एंट्रीज है आपकी, फिर उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद आपको बीआरएस बनानी है। एडजस्टेड कैश बुक भी एग्जाम में आता है, एडजस्टेड कैश बुक। तो सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, एडजस्टेड वाला डिस्कस करते हैं, आरटीपी सितंबर 24। देखो, एडजस्टेड कैश बुक क्यों बनाई जाती है, कौन बताएगा, क्यों बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक, बताओ, एडजस्टेड कैश बुक क्यों बनाते हैं। कैश बुक की जो एरर और ओमिशन है उसको यहीं पर ही रेक्टिफाई कर दिया जाता है। कैश बुक में अगर कोई एरर हो गई है या कोई ओमिशन हो गई है, एरर मतलब सर कैश बुक बनाते समय कोई गलती हो गई है या कोई एंट्री रह गई है, तो उसको कैश बुक में ही सही करके सही बैलेंस निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद बाकी जो बची हुई एरर्स हैं उसको हम क्या करते हैं, पासबुक में रेक्टिफाई कर लेते हैं, मतलब बीआरएस में रेक्टिफाई कर लेते हैं, बीआरएस में लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एडजस्टेड कैश बुक बनाई जाती है टू रेक्टिफाई एनी एरर और ओमिशन इन द कैश बुक। सर हमें एडजस्टेड कैश बुक कब बनानी है, जब क्वेश्चन बोलेगा तभी बनानी है। अब हमें क्या दे रखा है, 445 कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो यानी कि टू बैलेंस बीडी फेवरेबल है, इसलिए मैंने यहां लिखा है टू बैलेंस बीडी। अगर अनफेवरेबल होता तो ऑपोजिट साइड पे लिखता, मैं बाय बैलेंस बीडी लिखता, लेकिन ये फेवरेबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सर आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि कौन कौन सी एंट्री कैश बुक की है और कौन कौन सी आपकी बीआरएस में जाने वाली है। पहली, चेक अमाउंटिंग 60,000 इशू टू क्रेडिटर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये एसीबी की नहीं है। अगली, चेक पेड इनटू द बैंक और कलेक्टेड इतना हुआ है, ये भी एसीबी की नहीं है। डिविडेंड ऑफ 4,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू 60,000 रिसीव बाय द बैंक एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये एसीबी की एंट्री है। वो कह रहे हैं 4,000 का डिविडेंड और 60,000 का रेंट मिल तो गया, पासबुक में तो आ गया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो, पैसा आएगा। तो टू डिविडेंड एंड टू रेंट, डिविडेंड हो गया 4,000 और रेंट हो गया 60,000, ठीक। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर पेड बाय द बैंक 2700 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सर इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट पेड बाय द बैंक, बैंक से कट गई लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो क्रेडिट हो जाएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। 2700, ठीक है। देन पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 500, अच्छा पेमेंट साइड कम है पेमेंट साइड पे कम अमाउंट लिखा हुआ है, तो कम लिखा हुआ है तो और लिख दो बाय अंडर कास्टिंग एरर,
₹500 कम लिखा हुआ है, लिख दिया ₹500। देन बैंक चार्जेस 150 शोन इन द पासबुक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, बैंक चार्जेस 150 पासबुक में तो आ रहे हैं लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं है, तो बाय बैंक चार्जेस 150। आगे, a BP of 20,000 had been paid by the bank but was not entered in the cash book। ठीक है, वो कह रहा है बीपी की पेमेंट होगी 20,000 की बैंक से, लेकिन नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड कर दो कैश बुक में बीपी की पेमेंट हुई है, तो बाय बीपी 20,000। और a BR of 6,000 had been discounted with the bank at a cost of 100 which not recorded in the cash book। 6,000 का BR आपने 100 रुपए की कॉस्ट में डिस्काउंट करा लिया, तो कितना पैसा मिल गया? 5,900 मिल गया। कितना मिल गया? 5,900 मिल गया। इसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर दो 2BR 5,900। ठीक है, ये आपकी सर कैश बुक एडजस्ट हो गई, और इसके बाद ये जो दो एंट्री हैं ये BRS में जाएंगी। तो बैलेंस देख लो कितना बन रहा है, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। फोर नाइन वन 550 ये बैलेंस है, 491,550। इतना एडजस्टेड कैशबुक का बैलेंस आ रहा है। अब क्या करेंगे? अब BRS बनाओ। बैंक रिको स्टेटमेंट एज ऑन 31st, जो भी डेट थी 30 जून 2024। दो ये एंट्री है। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, बैलेंस शीट। तो क्या कहलाएगा? कैश बुक है आपके पास, तो बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल। कहां लिखा है फेवरेबल? ये फेवरेबल बैलेंस ही तो है, बाय बैलेंस CD दे रखा है, तो फेवरेबल हो गया ना ये। 491,550। अभी दो एंट्री, पहली एंट्री चेक अमाउंटिंग टू 60,000 इशू टू क्रेडिटर नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक कम कर रखी है लेकिन बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ, हाथों में कैश बुक ही है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 60,000। अगली एंट्री चेक पेड इनटू द बैंक, डिपॉजिट कराए 110,500 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30 जून। 110,500 में से सिर्फ 55,000 ही कलेक्ट हुए, तो 55,500 के बच गए। समझे ना? 1,10,500 में से अभी 55,000 ही कलेक्ट हुए, तो कितने बच गए? 55,500 के चेक बच गए जो कलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, कलेक्ट नहीं हुए तो मतलब हमने जमा करा रखा है, कैश बुक बढ़ी हुई है, बैंक में पैसा नहीं आया, तो कैश बुक क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी 55,500 से। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 4,500। 491,550 प्लस 4,500
496050। ये क्या आ गया आपका? दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा? फेवरेबल यानी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ये हो गया आपका आरटीपी सितंबर 24 एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन। नाउ आरटीपी जैन 25, आरटीपी जैन 25, मई 25 का आरटीपी मैं आपको इकट्ठे कराऊंगा फिर, जैसे कि आपका कहना था इकट्ठे करा देना, तो फिर सारे इकट्ठे करेंगे मई 25 वाला आरटीपी। क्वेश्चन नंबर 5, आरटीपी जैन 25 है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मेसर्स इकबाल एंटरप्राइज प्रिपेयर अ बीआरएस। ठीक है, अब आपको दे रखा है सर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 24। ओडी का केस है सर। ओडी के केस में क्या करना होता है? ओडी के केस में आपको नॉर्मल देखना है ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा, बस उसको उल्टा कर देना है। नॉर्मल देखो पहले ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा, उसे उल्टा कर दो बस। मतलब अगर प्लस होने वाली ट्रांजैक्शन है तो उसे माइनस कर दो, या माइनस होने वाली है तो उसे प्लस कर दो, उल्टा इफेक्ट उसका डालना है बस। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है और इससे आपको फिर बीआरएस बनानी है। ठीक है, चलो पहले फॉर्मेट बनाओ। जैन 25 इन द बुक्स ऑफ मैसर्स इकबाल एंटरप्राइजेस। एज ऑन 31 मार्च 24। बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस दे रखा है? ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ओवरड्राफ्ट मतलब, ओवरड्राफ्ट मतलब पासबुक, ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस। पासबुक में ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस। कितना डेबिट बैलेंस? 8800 का, 8800 का। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स है। पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, check deposit in the bank for 5800 but only 2000 were cleared till 31st March. Check deposit in the bank for 5800 but only 2000 were cleared till 31st March. तो देखो, चेक डिपॉजिट कराए, कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक में सिर्फ 2000 ही अभी तक क्लियर हुए हैं, तो 3800 के पेंडिंग है ना। तो 3800 से कैश बुक तो बढ़ी हुई है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। अब हाथों में क्या है? हाथों में पासबुक ही है, तो बैंक को नॉर्मली तो बढ़ाना चाहिए था, नॉर्मली तो बढ़ाना चाहिए था। बट ओडी का केस है तो क्या करोगे आप? लेस करोगे। ओडी में उल्टा करना है बस। ओडी का केस है तो क्या करोगे आप? लेस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 3800। देन चेक इशूड वर 2500, 3800 एंड 2000 ड्यूरिंग द मंथ। चेक इशू करे आपने कितने के? 2500 प्लस 3800 प्लस 2000। इसमें से चेक ऑफ 5800 इज स्टिल विद द सप्लायर। मतलब आपने चेक तो काट के दे दिए लेकिन 5800 के चेक अभी भी अनप्रेजेंटेड है, तो चेक इशू कर दिया आपने, तो कैश बुक कम कर दी।
लेकिन पासबुक से 5800 अभी डिडक्ट नहीं हुए क्योंकि वो भी सामने वाले ने डाले ही नहीं चेक, तो 5800 के चेक अभी ऐसे हैं। तो बताओ क्या होगा सर, पासबुक नॉर्मली कम होनी चाहिए, बट ओडी का केस है तो ऐड हो जाएगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5800। देन डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 was wrongly entered as 1520 in the कैश बुक। सर डिविडेंड 1250 के डिविडेंड को आपने कैश बुक में 1520 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, कितना 270। तो सर 270 रुपीज आपके कैश बुक में पड़े हुए हैं, क्योंकि कैश बुक में आपने ज्यादा डिविडेंड लिख दिया ना, तो कैश बुक में 270 रुपीज पड़े हुए हैं। तो क्या करना चाहिए सर, पासबुक को नॉर्मली बढ़ाना चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस, ओडी का केस है तो लेस। एक्सेस डिविडेंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक 270। देन कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर इन द पासबुक ओनली। बट टैक्स पे किया कॉर्पोरेशन टैक्स, जस्ट लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स कुछ नहीं होता, इनकम टैक्स को ही कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, कंपनीज का टैक्स होता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 रुपए का पे करा तो पासबुक कम है, क्योंकि पासबुक में ही आ रहा है, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो सब पासबुक को नॉर्मली बढ़ाना चाहिए, ओडी का केस लेस। कॉर्पोरेशन टैक्स पेड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 1200। Then interest on overdraft 930 was debited by bank in the passbook and information was received only on 3rd April। 930 का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक में से डेबिट हो गया, तो ये लो पासबुक, पासबुक कम हो गई। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 3rd अप्रैल को आई है, तो यानी कि हमने कैश बुक पे तो 3rd अप्रैल को एंट्री डाली होगी, लेकिन हम बीआरएस 31 मार्च तक के बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक से डिडक्टेड है, लेकिन कैश बुक में अभी एडजस्टेड नहीं है। तो सर नॉर्मली पासबुक को बढ़ाना चाहिए, ओडी का केस है तो लेस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली 930। डायरेक्ट डिपॉजिट by Messrs Rajesh Trader 400 not entered in the cash book। डायरेक्ट डिपॉजिट by Messrs Rajesh Trader 400 रुपए नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सर डायरेक्ट डिपॉजिट तो यानी कि मेरी सीधा पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो सब पासबुक बढ़ी हुई है, तो पासबुक नॉर्मली कम करनी चाहिए, नॉर्मली क्या करनी चाहिए, पासबुक को कम करना चाहिए। ओडी का केस है तो बढ़ा दो, ओडी का केस है तो बढ़ा दो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 400। और लास्ट अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 2000 अपीयर इन द पासबुक। हमने एफडी तोड़वाकर करंट अकाउंट मतलब अपने फर्म के अकाउंट में पैसा डाला, तो वो पासबुक में ही आ रहा है सिर्फ, तो ये लो पासबुक बढ़ी हुई है, पासबुक में ही पैसा आ रहा है, तो खाली पासबुक क्या है आपकी बढ़ी हुई है, कैश बुक में पैसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कैश बुक। क्या करना चाहिए सब, पासबुक को नॉर्मली कम करना चाहिए, नॉर्मली क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, बट ओडी का केस है तो बढ़ाएंगे। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 2000।
8200। $6200 प्लस 10,800। अब सुनना ध्यान से सर, 10,800 आपका प्लस में आ रहा है, तो जब प्लस में आ रहा है तो आप इसे भी नेगेटिव ही रीड करोगे। पासबुक है तो पासबुक की जगह आप कैश बुक आ गया, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्योंकि फिगर पॉजिटिव आ रही है तो इसे भी आप ओवरड्राफ्ट ही बोलोगे, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्या बोलोगे आप, इसे क्रेडिट बैलेंस बोलोगे। ठीक है, बात समझ में आती है? चलो, तो ये तीनों आरटीपी के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम पीवाई क्यूज पे। पीवाई क्यू के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले पीवाई क्यू जून 24। हर पीवाई क्यू में क्वेश्चन मिल जाएगा इसका। ये रहा। तो ये बीआरएस का छोटा ही क्वेश्चन आया 5 नंबर का, जून 24 में। दिस इज पीवाई क्यू जून 24। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बीआरएस ऑफ अ बिजनेसमैन ऑन 31 मार्च 24। आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 24,000 रुपए ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। पीवाई क्यू जून 24 क्वेश्चन 5B2। 5B2 है ये, 5B2। ठीक है, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 24। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट,
ओवरड्राफ्ट मतलब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस 24,000। अब एंट्रिया देख लो। पहली एंट्री, चेक डिपॉजिट एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 4,000 रुपए। चेक डिपॉजिट एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, वो कह रहा है बैंक में तो पैसा आ गया, बैंक में तो पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बैंक बढ़ा हुआ है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, हाथों में कैश बुक ही है। तो कैश बुक नॉर्मली बढ़ानी चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस करना पड़ेगा। ओडी का केस है तो लेस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 4,000, 4,000। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 3150। अच्छा, कैश रिसीव हुआ, लेकिन गलती से आपने क्या करा, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में डाल दिया। सर कैश बुक में दो कॉलम होते हैं ना, बैंक कॉलम और कैश कॉलम। ये एंट्री तो कैश कॉलम में ना जानी चाहिए थी, लेकिन हमने बैंक कॉलम में डाल दी। हम बीआरएस किसकी बनाते हैं? हम बीआरएस बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के बैंक कॉलम से रिकनसाइल करने के लिए तो बनाते हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये एंट्री मेरी कैश बुक में तो आ रखी है, क्योंकि बैंक कॉलम है ना ये कैश बुक का, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में तो आ रखी है, लेकिन बैंक में तो आएगी नहीं क्योंकि कैश डिपॉजिट है। तो ये पोजीशन है, तो आपको कैश को कम करना चाहिए था, लेकिन ओडी का केस है तो बढ़ा दोगे। कैश रिसीव्ड entered in bank column of cash book। 3150। then डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट 1,000। सर बैंक कॉलम की डेबिट साइड शॉर्ट है। सर डेबिट साइड बैंक कॉलम किसका होता है? कैश बुक का बैंक कॉलम। उसमें डेबिट साइड पे कम लिखा हुआ है अमाउंट। सर डेबिट साइड कम होने का मतलब क्या हुआ कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम आ रहा है। बट डेबिट साइड कास्टेड शॉर्ट, डेबिट साइड पॉजिटिव साइड होती है ना, तो पॉजिटिव पे कम लिखा हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है ना। ये पोजीशन है, कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है, तो मुझे कैश बुक को बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, बट ओडी का केस है तो लेस। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट 1,000। A check of rupees 9,000 deposited but collection as per बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, एक चेक डिपॉजिट कराया, लेकिन बैंक में कलेक्ट हुआ है 8,950 का, लेकिन हमारी कैश बुक में तो पूरा 9,000 ही डाला हुआ है। वो कुछ 50 रुपए का ना कोई चार्जेस कट गए होंगे, तो मेरे बैंक में तो 8,950 है, लेकिन कैश बुक में पूरे 9,000 डाले हुए हैं, तो नहीं कैश बुक 50 रुपए से एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, तो लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। बट ओडी का कैसे? तो ऐड एक्सेस अमाउंट recorded in cash book 50। then bill sent to bank for collection collected by bank not recorded in the cash book 4,200। सब बिल भेजे बैंक को कलेक्शन के लिए, बैंक में तो पैसा आ गया 4,200 का, पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में नहीं आया, तो कैश बुक बढ़ानी चाहिए, बट ओडी का कैसे तो लेस। बिल सेंट फॉर कलेक्शन not recorded in cash book 4,200। बैंक चार्जेस
recorded twice in the cash book 40. बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। सर बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए तो मेरी कैश बुक 2 बार कम हो रखी है, जबकि पासबुक में से एक ही बार कम हुआ 40 रुपए, कैश बुक में 2 बार कम हो गए, लेकिन कैश बुक में तो एक ही बार कम हो रखा है ना। तो ये पोजीशन है कि मेरी कैश बुक जो है वो एक बार एक्स्ट्रा कम हो रखी है, तो बढ़ानी चाहिए, बट ओडी का केस है तो लेस 40। बैंक चार्जेस recorded twice in cash book 40. Then noting charges debited in the passbook for discounted bill dishonor 60. पर नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, सर नोटिंग चार्जेस बैंक से कट गए, ये लोग कट गए, लेकिन कैश बुक में नहीं आ रहा, कैश बुक में नहीं आ रहा तो कैश बुक कम करनी चाहिए, बट ओडी है तो ऐड। नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 60। आगे चेक डिपॉजिट ऑन 25 मार्च बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल 4800। सर चेक डिपॉजिट कराया तो मेरी कैश बुक बढ़ी हुई है, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, तो कैश बुक को कम करना चाहिए, ओडी है तो ऐड। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड 4800। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें। और लास्ट, चेक इशूड ऑन 26 मार्च बट प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट ऑन 6 अप्रैल। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सर चेक इशू कर गया तो कैश बुक कम, बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ तो कैश बुक नॉर्मली बढ़ानी चाहिए, बट ओडी है तो लेस कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3000। एट 060 12240। 19820 19820 प्लस में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीवाई क्यू जून 24। नेक्स्ट अगला पेपर उठा लो, पीवाई क्यू सितंबर 24। एक बार चेक नहीं किया मैंने जून 24 का, सॉल्यूशन चेक करना है तो कर लो। ये आ रहा था ना 19820। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट,
द कैश बुक ऑफ हरी showed a debit balance of 136800 on 31st December 2023, ठीक है, which was in disagreement with the balance as per passbook. कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 136800. फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड. अब वो कहता है प्रिपेयर द बीआरएस ऑन 31 दिसंबर 23, एसेट इन द बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, बीआरएस बनाकर पासबुक का बैलेंस आपको निकालना है. पीवाईक्यू सितंबर 24. क्वेश्चन नंबर 2A. in the books of Hari. Bank Rico statement as on 31st December 23. Balance as per cash book debit 136800. ठीक है, ये कुछ एंट्रीज हैं, इसको आपको डालना है. पहली एंट्री, डिविडेंड ऑफ 18,000 वर डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ विच हरी हैड नो इन्फॉर्मेशन. सीधा बैंक में डिविडेंड आ गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. हाथों में कैश बुक है और फेवरेबल बैलेंस के साथ है, तो कोई उल्टा नहीं करना आपको, सीधा चलना है सब. तो ऐड कर दो. डिविडेंड रिसीव्ड नॉट recorded in cash book. $18,000. Then check was issued to Suresh of 14780 on 18 December, which was recorded in the cash book as 14870. ठीक है, चेक इशू किया सुरेश को 14780 का, लेकिन हमने कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया, 14870 रिकॉर्ड कर दिया. यानी कि कैश बुक में फालतू रिकॉर्ड कर दिया. तो कैश बुक आपकी एक्सेस कम है. कितने से? 90 रुपीज आपने कैश बुक में ज्यादा लेस कर रखे. ये लो, ज्यादा लेस कर रखे. तो क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे. एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब कम कर रखे, क्रेडिटेड इन कैश बुक 90. नाउ checks totaling of 55,000 were deposited into the bank on 30/12/23, which were not cleared until 31st December 23. 55,000 के चेक हमने डिपॉजिट करा दिए, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए. डिपॉजिट करा दिए, कैश बुक तो बड़ी हुई है, बैंक में नहीं आया. तो क्या करना चाहिए, कैश बुक को लेस कर दो. कैश बुक को क्या कर दो, लेस कर दो. बट नॉट क्लियर्ड 55,000. लास्ट नहीं, अभी तो है. फोर्थ एंट्री, मेडिक्लेम प्रीमियम of 14160 paid as per standing instruction of Hari, which was not recorded in the cash book. मैं मेडिक्लेम प्रीमियम जो था वो आपका बैंक से डिडक्ट हो गया, कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो लेस कर दो. मेडिक्लेम प्रीमियम पेड फ्रॉम बैंक 14160.
Goods amounting to 160 were sold to Ajay in November 23. He deposited a check of 15 December after deducting 4% cash discount. This entry was missed while preparing the cash book. ध्यान रखना 160 का 4% लेस कर दो, का 4% लेस करो 134,400, ये सीधा मेरे बैंक में पैसा आ गया, बैंक बढ़ गया, लेकिन इस एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा 134,400। तो एक तरीके से चेक डिपॉजिट इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 134,400, ठीक है ना। कैसे निकाला, 160 में से 4% आपने डिस्काउंट लेस कर दिया। देन बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक 150 was skipped while preparing the cash book। बैंक चार्जेस लोग सब बैंक से डिडक्टेड है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो लेस कर दो कैश बुक को। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 150, 150। Hari received a UPI of 1000 on 29 December for sale of scrap which was not entered in the cash books। UPI आती है आजकल, तो सीधा बैंक में आ गया पैसा, लो सर बैंक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड कर दो कैश बुक में, बढ़ा दो कैश बुक को। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूपीआई नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1000। लास्ट इज check amounting to 180 were issued during the month but check of 144 were only presented during the month for payment। 180 में से सर 144 की प्रेजेंट हुए, कितने बच गए, 36,000 के रह गए, तो सर 36,000 के चेक आपने इशू कर रखे हैं लेकिन बैंक में भी प्रेजेंट नहीं हुए, तो आपको कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी। चेक इशूड बट नॉट presented 36,000। वन एट नाइन 490 add or less 69310 less 256,980। तो ये क्या आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक, यही मांग रहा था वो, बीआरएस बना के पासबुक बैलेंस निकालो। कौन सा बैलेंस, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस 2569, मतलब इनके बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस रहा होगा 256,980। 20,000 रुपए का फर्क आ रहा है, 276 आ रहा है। वन सिक्सटी पे गलत कैलकुलेशन कर दी मैंने, अच्छा 153,600 है ये, सॉरी 153,600, इससे फर्क कितना आ जाएगा, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, टू 208,690, ठीक है 208,690।
276180, ठीक है, 276180। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, आई होप ये क्लियर है। यस, वेलकम फ्रेंड्स। सो आज हम करेंगे टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। अब ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या है सर? ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर नाम से पता लग रहा है, जो आप बेसिक अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ते हो वो सब चीजें, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में होता है, जिसमें आता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ये सब चीजें, जीएसटी अकाउंटिंग, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है, अच्छा ये एग्जाम में सर आपको 4-5 नंबर में क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके, कभी कंपलसरी में, कभी वैसे ही क्वेश्चन, कभी कभी जर्नल का आ गया, कभी लेजर का आ गया, कभी ट्रायल पूछ लिया, कभी कैश बुक पूछ लिया, सब्सिडी पूछ लिया, जीएसटी के अकाउंटिंग वो एंट्रीज पूछ लिया आपसे। तो यानी कि कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आपको कोई ना कोई टॉपिक पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको जरूर करना चाहिए। जो भी बच्चा इसको छोड़ जाता है वो एग्जाम में इसको कर नहीं पाता फिर, ठीक है। तो एक एक बार आपको सब चीजें जरूर देखनी चाहिए, ताकि फॉर्मेट वगैरह का थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। आरटीपी, आरटीपी मई 24, ये रहा जी आरटीपी मई 24। और यहां पर मिलेगा आपको, जैसे ये रहा जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन हो गया, इसको भी मैं बेसिक में ही कवर करा देता हूँ। सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हो गए। ये सब आपके बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री जो भी क्वेश्चन होगा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही करना होता है। तो आरटीपी मई 24 है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल ट्रेडर्स, ठीक है। ये आपको एंट्री डालनी है, ये कुछ एंट्री दे रखी है आपको, और आपको एंट्री पास करनी है। जीएसटी वीएसटी की भी एंट्री है, तो वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की भी एंट्रीज। आई होप आपको जीएसटी की अकाउंटिंग पता है, जीएसटी हमने क्लासेस में कवर करा हुआ है एक लेक्चर। बाकी जीएसटी एंट्री बहुत सिंपल होती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आरटीपी मई 24 3A इन द बुक्स ऑफ, अच्छा मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जर्नल एंट्री डालने का, तो ऑब्वियसली बेस इंस्टीट्यूट एंट्री नहीं चेक कर रहा, इंस्टीट्यूट पूरा फॉर्मेट चेक करेगा जर्नल का। तो वहां पर आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट देना है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, एंट्री, नरेशन सब देनी है आपको। ऊपर लिखोगे आप प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ गोपाल ट्रेडर्स जर्नल एंट्रीज। क्या आपको डेट दे रखी है? हाँ, डेट भी दे रखी है। तो डेट, अगर डेट नहीं होती है तो आप डेट की जगह सीरियल नंबर लिख दिया करो। पर्टिकुलर्स में एंट्री आ जाएगी, एक छोटा सा कॉलम एलएफ, फिर डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। पहली एंट्री 5 अप्रैल 2023, 5 अप्रैल 23। अच्छा, सारी एंट्री आपकी रिवाइज हो जाएंगी इसमें ना। तो 5 अप्रैल 23 को एंट्री क्या है? डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 एट 2% थ्रू बैंक। बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री, बताओ क्या होती है बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे करते हो ना? हाँ, कि सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट,
टू बी आर। सर क्या हम बी आर लिख सकते हैं शॉर्ट में? यस, बी आर आप लिख सकते हो शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंटिंग चार्जेस को डीसी मत लिखना बस, ठीक है। 20,000 का बिल 2% पे डिस्काउंट करा लिया तो कितना हो गया? 20,000 का 2% हो गया 400, तो 19,600 आया बैंक में, 400 का डिस्काउंट हो गया, 20,000 का बी आर हो गया, और एंट्री विल बी, नरेशन विल बी बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट 2%, बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट 2%, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को आपकी एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मलिक costing 20,000 at 25% above cost less 10% trade discount plus CGST and SGST at 6%। सर ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है 20,000 रुपए का सामान 25% प्रॉफिट जोड़कर, 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़कर 10% ट्रेड डिस्काउंट पे आपने सेल किया। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 6% का है। बताओ कितने रुपए की सेल्स है? पहले सेल्स वैल्यू बताओ मुझे। 20,000 का सामान, इसमें आपने 25% प्रॉफिट जोड़ा तो क्या वैल्यू बन गई? 20,000 प्लस 25%, 25,000। इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया तो क्या वैल्यू बनी? 22,500। तो 22,500 की सेल वैल्यू है। ये आपने सेल करी है किसको? मलिक को। मलिक को सेल करिए मतलब क्रेडिट पे सेल करिए, और इस पे जीएसटी भी है, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% का। बताओ सेल करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट जीएसटी होता है या इनपुट होता है? सेल के केस में जीएसटी कौन सा होता है? आउटपुट या इनपुट? गलत, इनपुट होता है परचेज पे। जीएसटी रिवाइज करो अच्छे से। सेल्स के केस में होता है आउटपुट जीएसटी और परचेज के केस में होता है इनपुट जीएसटी। इनपुट का मतलब एक्चुअली में होता क्या है सर? इनपुट का मतलब होता है कि जो हमने जीएसटी भरा है जो हमने जीएसटी भरेंगे हम, अगर मैंने पहले से कोई जीएसटी परचेज करा, मतलब सामान परचेज कर रखा है, उस पर जो जीएसटी लग के आया है उसे, उसका मुझे क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो सेल पे आउटपुट और परचेज पे इनपुट। आउटपुट क्योंकि सेल पे है और सेल क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा। और परचेज पे इनपुट जीएसटी है और परचेज क्योंकि डेबिट होती है तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट होगा, ये ध्यान रखना। अगर सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है सर? सेल रिवर्स हो रही है तो सेल रिटर्न के केस में हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं। तो बताओ सेल रिटर्न अगर डेबिट कर रहे हैं तो कौन सा जीएसटी डेबिट होगा? आउटपुट या इनपुट? सेल्स रिटर्न, हाँ, कि सर सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट ही रहेगा जुड़ा हुआ। आप ये समझ लो सेल के साथ हमेशा आउटपुट जुड़ा हुआ है और परचेज के साथ इनपुट जुड़ा हुआ है। अगर सेल रिवर्स हो रही है तो सर आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स होगा। ऐसे ही अगर परचेज रिटर्न है, परचेज अगर रिवर्स हो रही है तो इनपुट जीएसटी भी आपका क्या रहेगा? रिवर्स होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें ध्यान रखो। और जीएसटी में आप ये कह सकते हो, ये तो आपको पता है, लोकल अगर सेल होती है, मतलब लोकल सेल क्या होती है कि दिल्ली में बैठा हूं और दिल्ली में ही सेल कर रहा हूं तो सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर मैं दिल्ली में बैठ के बाहर सेल कर रहा हूं तो फिर कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी, ठीक है। फिर कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। आईजीएसटी कुछ नहीं होता, ये सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है तो आईजीएसटी का रेट क्या बन जाएगा? आईजीएसटी का रेट बन जाएगा 12%, ठीक है। तो अब ये सेल की एंट्री, आपको वैल्यू पता लग गई 22,500, इस पे जीएसटी लगेंगे 6% के। तो एंट्री बताओ, एंट्री हो जाएगी मलिक डेबिट, मलिक हमारा डेटर है तो मलिक डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। मलिक डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। सेल्स कितने की बताई मैंने? 22,500 निकाली थी ना हमने, हाँ 22,500। 22,500 का 6%, 1350, 1350, 1350, ठीक है। जोड़ दो इसे। 25,200 रुपए मलिक से लेने हैं। बींग ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में आता है भाई? ट्रेड डिस्काउंट कहाँ आता है बुक्स में? कैश डिस्काउंट आता है ना, ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी ना आता है बुक्स में।
ट्रेड डिस्काउंट से तो सीधा वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कर तो दी हमने वैल्यू रिड्यूस। ये देखो 25,000 में 10%, 22,500 में ले आया ना, तो 22,500 की तो सेल रिकॉर्ड करी मैंने, फिर उस पर जीएसटी तो अलग से चार्ज होगा। बीइंग गुड सोल्ड एट, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड जीएसटी चार्ज्ड। ठीक है, ये जीएसटी हमने क्या करा, चार्ज किया है जीएसटी हमने कस्टमर से। ठीक है, अगली एंट्री, अब परचेज की एंट्री है। परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेंड इंडस्ट्री 8,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। इसकी एंट्री बताओ, परचेज की एंट्री है ट्रेंड इंडस्ट्री से, तो क्रेडिट परचेज है, क्या एंट्री बनेगी बताओ। राइट, कि सर परचेज डेबिट, और परचेज के साथ क्या चलेगा, इनपुट जीएसटी चलेगा, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू ट्रेंड इंडस्ट्रीज। 10 अप्रैल, परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू ट्रेंड इंडस्ट्रीज। परचेज कितने की, 8,000 की, इस पे जीएसटी लगा दो, किस रेट पे, 6%, 480 480 480 एंड 480 हो गया आपका 8960। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एड जीएसटी एंड जीएसटी व्हाट, चार्ज नहीं एंड जीएसटी पेड। या जीएसटी वाली लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूं, बाकी नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल अगर आप नरेशन लिख देते हो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, वो भी ठीक है, लेकिन एंट्री भी तो लिखना है। ठीक है, नाउ 16 अप्रैल, रिसीव्ड 5800 फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ 6,000। ठीक है, क्या एंट्री होगी, 16 अप्रैल को 6,000 लेने थे अमर सिंह से, 5800 मिल गए फुल सेटलमेंट में, तो बैंक डेबिट 5800। अब डिस्काउंट कौन सा है, अलाउड है या रिसीव्ड है, अलाउड। सर पैसा कम मिला है ना, तो आपने डिस्काउंट दिया है, तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अमर सिंह 6,000, 5800 मिल गया और 200 बिंग। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अगली एंट्री 19 अप्रैल, गुड्स गिवन एज चैरिटी कॉस्टिंग 800 एंड सेल प्राइस 11, सेल प्राइस 1000, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सच गुड्स। बताओ, जब आप चैरिटी में गुड्स देते हो तो एंट्री क्या बनती है, चैरिटी में गुड्स देते हो तो क्या एंट्री बनती है, बोलो। चैरिटी में जब गुड्स देते हैं तो एंट्री बनती है आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं तो परचेज। अब क्योंकि जीएसटी था तो परचेज आप क्रेडिट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ कौन सा जीएसटी, इनपुट जीएसटी भी आपका साथ साथ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज कम हो रही है तो उसका जीएसटी भी तो रिवर्स होगा। 19 अप्रैल, तो एंट्री विल बी, डोनेशन लिख लो
या चैरिटी लिख लो, डोनेशन वर्ड इज ज्यादा बेटर। टू परचेजेस। अच्छा, वैल्यू कौन सी लूंगा, 800 या 1000? कॉस्ट इज 800 और सेल प्राइस इज 1000, 800। सब परचेज क्रेडिट कर रहे हैं तो परचेज हमेशा कॉस्ट पे होगी, तो 800। टू इनपुट सीजीएसटी कितना परसेंट, 6%, 48 48। दैट इज 896। being goods given as charity। 23 अप्रैल, रिसीव 510 फ्रॉम गणेश ऑन इज अकाउंट ऑफ 600। गणेश से 600 लेने थे और 510 मिले हैं, क्या एंट्री होगी? गणेश से 600 लेने थे, 510 मिले हैं, पैसा मिला है, तो बैंक डेबिट 510 और कुछ भी डेबिट होगा, और कुछ भी डेबिट होगा, क्या डिस्काउंट डेबिट होगा? नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा। ऊपर वाले में अमर सिंह वाली ट्रांजेक्शन में फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा था, यहां पर थोड़ी ना लिखा फुल सेटलमेंट। तो सर इसका मतलब ये तो, सर पैसा तो कम मिला है, पर पैसा कम मिला है तो आगे मिलेगा भी। अगर फुल सेटलमेंट होता तो आगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां ऐसा थोड़ी ना कह रहा। वो कहता अभी तो हमें 600 लेने थे, 510 मिल गए, तो सिंपल एंट्री है बैंक टू गणेश 510। ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। और 25 अप्रैल, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आकाश 1000 ड्यू बट नॉट पेड, क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आकाश ड्यू बट नॉट पेड, पे नहीं किया, ड्यू हो गया। पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। लोन वोन का कोई लेना देना नहीं है, आकाश का अकाउंट को भी कोई यूज नहीं करना। इंटरेस्ट का खर्चा बुक किया, अगर पे हो जाता तो एंट्री होती इंटरेस्ट टू बैंक, लेकिन पे नहीं हुआ, ड्यू है बट नॉट पेड है, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम की। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1000। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रीज होगी। क्लियर है? तो ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन 4 4 5 5 नंबर पे। थर्ड ए हो गया। थर्ड का बी, इसको तो यहीं करेंगे। थर्ड का बी, वो कह रहा है क्लासिफाई करना है फॉलोइंग रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू। बताना है कैपिटल है या रेवेन्यू है। पहली, wages incurred by a factory in manufacturing a part of its plant। कंपनी अपना फैक्ट्री में एक प्लांट बनवा रही है, उसकी लेबर को वेजेस पे करी है, वो प्लांट बनाने की लेबर को वेजेस पे करी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सर एसेट जनरेट हो रहा है ना, तो सर एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस पे करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स बाहर गए, कंपनी के डायरेक्टर्स बाहर गए, किस पर्पस के लिए बाहर गए? एसेट्स को खरीदने के लिए, मशीन मशीन खरीदने के लिए, कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, तो उससे रिलेटेड उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सर कैपिटल एसेट रिलेटेड है ना, अगर वैसे ही गए होते एडवर्टीजमेंट वगैरह करने तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। देन
एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड, ध्यान से देखना, एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड, एक खर्चा किया हमने जो करंट पीरियड में ही बेनिफिट देगा, रेवेन्यू और कैपिटल, नाम से पता लग रहा है सर, जो खर्चा आपको करंट पीरियड में ही बेनिफिट दे रहा है तो वो रेवेन्यू, जो फ्यूचर पीरियड्स में भी बेनिफिट देगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी खरीदते हैं तो सर मशीनरी खरीदते हैं तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, फ्यूचर में भी बेनिफिट्स मिलेगा उस मशीनरी का। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर साल ही मशीनरी खरीदूंगा, नहीं, एक बार मशीनरी खरीदी तो जब तक मशीनरी की लाइफ है तब तक चलाऊंगा उसे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो सर रेंट जितने पीरियड का पे करूंगा उतने पीरियड का तो बेनिफिट मिलेगा, हर महीने रेंट पे करूंगा हर महीने का मुझे बेनिफिट मिलेगा। जहां मैंने रेंट पे करना बंद किया वहां मुझे लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा, वापसी जाओ। स्टाफ को सैलरी पे करते हैं तो सर महीने के महीने स्टाफ को सैलरी इसलिए तो पे करी जाती है, एक एक महीने की सैलरी पे करूंगा, एक एक महीने वो काम करेंगे, जहां सैलरी देनी बंद है वहां स्टाफ भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, एक नई साइट पे गए हम और अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, बताओ। ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सामान एक जगह से दूसरी जगह, मैंने अपनी दुकान शिफ्ट कर ली, शॉप थी मेरी शिफ्ट कर ली, शॉप का खर्चा, देखो शॉप अगर मैंने कंस्ट्रक्ट करी है बनाई है वो सब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैंने शॉप पे एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट किया है, उसके मैंने उस शिफ्टिंग के चार्जेस वगैरह पे करे हैं, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना। नो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय अ रियल एस्टेट डीलर, बताओ, प्रॉपर्टी बेची, लैंड एंड बिल्डिंग बेची, अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग बेची होती और मुझे पैसा मिलता तो वो कैपिटल रिसीट होती, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, एसेट है, उसको बेच रहा हूं तो कैपिटल रिसीट है। लेकिन एक रियल एस्टेट डीलर है, उसने लैंड एंड बिल्डिंग बेची तो वो उसके लिए क्या है, वो उस, हाँ वो उसका रेवेन्यू है, वो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि सर उसका तो काम ही लैंड एंड बिल्डिंग बेचने का, रियल एस्टेट डीलर का। तो रियल एस्टेट डीलर अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचता है और उसे पैसे मिलता है तो दैट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, इसमें आपको सेल बुक बनानी है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर समीर ट्रेडर्स अ गारमेंट डीलर प्रिपेयर द सेल बुक, ये आ जाती हैं एग्जाम में, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो सर इसका फॉर्मेट आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सेल बुक है, इसका थोड़ा फॉर्मेट देखना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4A, in the books of Sameer Traders, in the books of Sameer Traders, sale book, sales book, format, date, particulars, details, amount, date, particulars, details, amount। ठीक है, पहली एंट्री, सर पहली एंट्री हुई है कौन सी तारीख को, डेट तो है ही नहीं, ठीक है, तो सर डेट का आप सीरियल नंबर लिख देना, डेट की जगह ना, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर लिखना। फर्स्ट एंट्री, सोल्ड टू मेसर्स चावला एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, क्या बेचा, शर्ट्स ट्राउजर्स वगैरह। ठीक है, आगे भी अगर आप देखोगे तो सर शर्ट ट्राउजर कुछ दिख रही है तो गारमेंट का धंधा है उसका, गारमेंट के अलावा जो भी कुछ उसने बेचा होगा, सुनना ध्यान से, इसकी ट्रांजैक्शन पढ़ के पता लग रहा है इसका गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट के अलावा उसने जो भी कुछ बेचा होगा तो वो उसका एसेट सेल है, वो सेल बुक में नहीं आएगा। अच्छा, एसेट सेल सेल बुक में नहीं आएगा तो कहां जाएगा वो,
अगर एसेट सेल सेल बुक में नहीं आएगा तो वो कहां जाएगा? वो जाए, रिकॉर्डिंग कहां होगी उसकी? मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ ना, पीएनएल तो बहुत बात की बात है, पीएनएल में तो जाएगा नहीं एसेट सेल, एसेट अकाउंट में जाएगा, वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। सब्सिडरी बुक में नहीं आई तो एंट्री कहां आएगी? जर्नल में तो आएगी, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं उसे, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, सेल करिए किसको? मैसर्स चावला एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। अच्छा, सेल बुक में क्या आएगी? क्रेडिट सेल आएंगी। कैश सेल्स कहां जाएंगी? मैंने बोला सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल आएंगी, तो कैश सेल्स कहां जाएंगी? वो जाएगी कैश बुक में। कैश की ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होगी भाई? कैश बुक में होगी ना। ठीक है, तो मैसर्स चावला एंड वर्मा क्या सेल किया? सर सेल किया 30 शर्ट्स एट 700 पर शर्ट। 30 शर्ट्स लिखना होता है ये सब डिटेल्स। 30 शर्ट्स एट 700 पर शर्ट। कितना हो गया? 7 3 21, 21,000। 20 ट्राउजर्स एट 1000 रुपीज पर ट्राउजर। 20 ट्राउजर्स एट 1000 पर ट्राउजर। 20,000, ये हो गया आपका 41,000। ठीक है, क्या ये सेल्स है? नहीं, वो कह रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है। यहीं पर ही लेस कर दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 10%। 41,000 का 10% इज 4100, तो 4100 माइनस कर दो, ये आपकी सेल्स है, ये आपकी सेल्स है। 36,900। तो सेल जब रिकॉर्ड होगी 36,900 पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अगली एंट्री, सोल्ड फर्नीचर टू मैसर्स मित्तल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्या ये सेल बुक में आएगा? फर्नीचर बेचा, बताओ। नहीं आएगा। कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ये नहीं आएगा, इसका नोट लिखना पड़ता है, इसका नोट लिखना पड़ेगा। सोल्ड 50 शर्ट्स टू मैसर्स नागपाल एंड सन्स एट 800 पर शर्ट, ये आएगा। मैसर्स नागपाल एंड सन्स, क्या सेल किया हमने? 50 शर्ट्स एट 800 पर शर्ट। क्या इस पे कोई डिस्काउंट है? सर इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसका सीधा मैं बाहर ही लिख रहा हूं अमाउंट, कितना? 40,000। 40,000 का अमाउंट सीधा हमने बाहर लिख दिया, क्योंकि इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, सोल्ड टाइपराइटर टू मैसर्स गोयल एंड कंपनी 7200 फॉर कैश। क्या ये आएगा? सर ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एसेट सेल है, और ये जर्नल प्रॉपर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने कैश में बेचा, तो कहां जाएगा ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका कैश बुक में। ठीक है, देन सोल्ड 30 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट 750 ईच फॉर कैश। क्या ये जाएगा सेल बुक में? ये तो सर अपनी गारमेंट बेचा है, क्या ये सेल बुक में जाएगा? ये गार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कैश में बेचा है, तो कैश सेल्स नहीं आती है। कैश सेल्स कहां जाती है? कैश बुक में जाती है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं आएंगे, इसकी नोट लिखना पड़ेगा। अब ये वाली एंट्री जाएगी, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसर्स मधु एंड गर्ग, ये जाएगा। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? नहीं। एंट्री नंबर 3, मैसर्स मधु एंड गर्ग। 50 शर्ट्स एट 750 पर शर्ट।
37,500। 20 ओवरकोट्स एट 5,000 पर ओवरकोट। ओवरकोट भी गारमेंट ही होता है, गारमेंट की दुकान पे मिलता है ना ओवरकोट भी। 20 ओवरकोट्स एट कितना रुपए, 5,000 पर ओवरकोट। बड़ा महंगा है भाई। तो कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख। टोटल इज 137,500। इस पे ट्रेड डिस्काउंट लेस, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। 13750, 123,750, 123,750। ये टोटल हो गया आपका सेल बुक का। ये टोटल सेल्स हो गई आपकी। मान लो 1 महीने की है ट्रांजेक्शन या 1 वीक की है, तो 1 महीने या वीक का टोटल सेल्स का ही हो गया 200,650। अच्छा, इसको लिखना क्या है, ये जो टोटल होता है सेल बुक का, जो टोटल होता है ये कहां पोस्ट होता है, बताओ। सेल बुक का जो टोटल होता है ये पोस्ट कहां होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी देखा था। सेल्स बुक का टोटल पोस्ट कहां होगा, किस अकाउंट में पोस्ट होगा, सर सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा ना। सब्सिडी बुक है, सब्सिडी बुक से लेजर जाएगा, तो सर कौन से लेजर में जाएगा, ये जाएगा टोटल आपका सेल्स अकाउंट में। और सेल्स अकाउंट में जाएगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सर सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है तो ये क्रेडिट होगा। तो लिखोगे आप क्रेडिटेड टू, ये टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 200,650। आया समझ में। सेल्स बुक ऐसी परचेज बुक बनती है, ऐसी सेल रिटर्न बुक बनती है, ऐसी परचेज रिटर्न बुक बनती है। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट है, बट हाँ थोड़ा फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरटीपी मई 24 का काम। ये तीनों क्वेश्चंस हो गए बस। चलो